At the NDTV Power Play, we've had an opportunity to speak to politicians of different hues. But my next guest is extremely special. For one, he's been my former boss. When I came back after studying in the United Kingdom, he's the one who hired me and brought me back. He's also arguably India's most important and most powerful media executive. And at the core of it, he is an extremely proud Bihari boy. Ladies and gentlemen, at NDTV Power Play, can we have a very warm round of applause as we welcome a boy from Bihar, a reporter from this state who's gone on to great heights in the world of media, entertainment and sports. Uday Shankar, thank you very much, sir. It is an absolute delight to have you here. Thank you. Thank you, Rahul. And thank you for agreeing to be here. A very rare public appearance. But I thought बड़ा ज़रूरी है आपसे बात करना क्योंकि तमाम नेता आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. आपने इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चलाई हैं बेहद कामयाबी के साथ. सबसे बड़ा सवाल ये कि बिहार के एक लड़के के तौर पे आपके हिसाब से इस इलेक्शन का असली मैनिफेस्टो या असली एजेंडा क्या होना चाहिए उदय जी? ये बड़ा गंभीर सवाल पूछा आपने कि सबसे पहले तो एक ईमानदार मैनिफेस्टो होना चाहिए और हर पार्टी और पॉलिटिक्स में लोग लड़ते हैं, पावर की लड़ाई होती है, सत्ता में आने की लड़ाई होती है, तो लड़ाइयाँ तो बड़ी आम सी बात. लेकिन विकास तभी होता है कि जब, या फॉरवर्ड मूवमेंट तभी होता है जब कहीं न कुछ मुद्दों पे यूनानिमस आम सहमति बनी रहे. मुझे लगता है कि सबसे पहले इस चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि कोई भी पार्टी चाहे सत्ता में आए, उन मुद्दों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा. क्योंकि अगर आप मुद्दा ही कॉमन नहीं रहेगा, अगर आपने कहा कि कंपनियों को आप चलाते हैं, मैं चला चुका हूँ और भी जहाँ भी, या जो देश भी विकसित हुए हैं वहाँ पे कुछ इश्यूज़ पे एक कॉमन कंसेंसस होता है, एक ब्रॉडर सोशल कंसेंसस होता है. यहाँ बिहार का दुर्भाग्य ये है कि वो नहीं हो पाया है. तो इसलिए मुझे लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपकी ताकत का एक पॉजिटिव इस्तेमाल करके आपको ये पूछना चाहिए कि वो कौन से इश्यूज़ हैं जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. आपके हिसाब से कौन से वो इश्यूज़ हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो कि बिहार का एक कोर बेसिक मैनिफेस्टो होना चाहिए? देखिए, कोर बेसिक मैनिफेस्टो बड़ी साफ सी बात है कि बिहार का, पहले तो मुझे लगता है कि बिहार में जाति की बात होने को एक कानूनी तौर पर बंद किया जाना चाहिए. वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे बाहर मैं पिछले 50 साल से देख रहा हूँ इस राज्य में वो बात ही आगे नहीं बढ़ती है. लोग बोलते हैं कुछ भी, लेकिन मुख्य मुद्दा चाहे वो चुनाव हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे किसी चीज़ में वहीं पे आ जाता है. तो एक तो उस जाति के बारे में क्या बात होगी और जाति के आधार पे क्या चीज़ें नहीं डिसाइड की जाएंगी, ये तय होना चाहिए. दूसरी चीज़ कि इकॉनमी पे क्या होगा, ये अभी तक आपने जैसा कहा, मैं बिहार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और इमोशनल लगाव मेरा बहुत गहरा है बिहार से. लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि बिहार के किसी भी राजनेता की ये बिहार के भविष्य, आर्थिक भविष्य को लेकर के उनकी क्या सोच है, कुछ समझ ही में नहीं आया मुझे. तो एक उस पर बनना चाहिए एक बुनियादी. आप पूरी दुनिया कहाँ चली गई, इस देश के भी कई सारे हिस्से कहाँ से कहाँ चले गए और हम अभी वहीं पे हैं कि हम ये करेंगे जिन प्रॉब्लम्स को बाकी दुनिया ने 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में सॉल्व कर लिया, जिन प्रॉब्लम्स को इस देश के कई राज्यों ने 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में सॉल्व कर लिया, हम उन प्रॉब्लम्स की अभी बात ही कर रहे हैं. बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ ज़मीन की किल्लत है, इंडस्ट्री लगाने में दिक्कतें आती है क्योंकि लैंड एक्विजिशन काफ़ी मुश्किल है, लैंड बहुत टची इशू है. आपके हिसाब से ये जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, जो आपने बोला बाकी राज्यों ने, दुनिया भर के बाकी देशों ने सॉल्व की, क्या आपके पास कोई तरीका है या कोई एजेंडा है कि कैसे बिहार की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती? देखिए, मेरे पास तरीका नहीं है. मैं इस बात का कोई दावा नहीं करता हूँ कि बिहार की समस्या मैं सुलझा दूंगा, वरना मैं इलेक्शन में खड़ा हो जाता. लेकिन ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि आप कैसे सुलझाएं इसको. बहुत सारे देश हैं, हर देश, हर समाज, हर राज्य की कुछ न कुछ सीमाएं होती हैं. यहाँ की भी सीमा लैंडलॉक है तो है, लेकिन आप विकास तो कर ही सकते हैं अगर आप लैंड एक्विजिशन नहीं कर रहे हैं. अगर तो आज की तारीख में कैपिटल की कमी नहीं है, आपको सिर्फ कैपिटल को लाने के लिए एक माहौल बनाना होगा और उस कैपिटल पर रिटर्न मिले इसके लिए आपको कमिटमेंट देनी होगी.
अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर तो कैसे बनेगा ये माहौल? क्योंकि इंडस्ट्री तभी आती है जब लोगों को लगे कि उनको एक रीजनेबली अश्योर्ड रिटर्न मिले अपने इन्वेस्टमेंट पे। नेताओं को क्या करना चाहिए कि आप जैसे उद्योगपतियों को लगे कि चलिए बिहार जाके इन्वेस्ट करते हैं? नहीं, आप सबसे पहले तो इस बात में विश्वास होना चाहिए कि चाहे सरकार में कुछ भी होगा, इन्वेस्टमेंट को नहीं छुआ जाएगा। जो विकास जो हो रहा है उसको नहीं छुआ जाएगा। सरकारें तो हर जगह बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन एक पैरेलल ट्रैक इकोनॉमी का चलता है। और देखिए, मुझे इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, ये जो 3 डायमेंशंस हैं, उसमें मुझे कहीं ना कहीं बिहार के केस में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये लगता है कि पॉलिटिक्स का एक ब्रॉडर एजेंडा ये है कि सोसाइटी और इकोनॉमी को हमेशा नीचे रखा जाए ताकि पॉलिटिक्स के में सक्सीड करना आसान रहे। उसको चेंज करना होगा। यू हैव टू प्रायोरिटाइज द हायरार्की of economy and growth and development and better life for people has to come on top of everything else, and not for a caste, not for a section, but for everybody. And unless people of Bihar and all the leaders of Bihar come together that these are non-negotiable issue, unless you create a list, जो मैनिफेस्टो आप बोल रहे हैं कि इसमें ये मुद्दे चाहे कुछ भी हों, ये काम किए जाएंगे, सरकार किसी की बन जाए। आप बिहार में ही जन्मे, यहीं से आप अलग अलग जगहों पे गए, तमाम कंपनियां आपने चलाई। आपने कहा कि बिहार में कास्ट की डिस्कशन बैन होनी चाहिए। क्या ये संभव है? क्योंकि नेता मानते हैं कि अल्टीमेटली जो वोटर हैं वो कास्ट देख के ही वोट करते हैं, इसीलिए जो पूरी स्टेट की राजनीति है वो कास्ट के इर्द गिर्द। ये बड़ी गलत धारणा फैलाई गई है, माफ़ करिएगा, नेताओं ने भी फैलाई है और मीडिया ने इसको परमानेंट बना दिया है कि जनता कास्ट के नाम पे वोट देती है। वोट मांगे ही जाते हैं कास्ट के नाम पे पूरे साल, और पूरे साल दर साल सिर्फ कास्ट की ही बात होती है। उन लोगों को, आम लोगों को कास्ट भूलने नहीं दिया जाता है। वही बिहारी जब बिहार से बाहर चला जाता है तो उसके लिए कोई कास्ट की कोई अहमियत नहीं रहती है। वो बिहार के ही दूसरे कास्ट के लोगों के साथ रहता है, जीता है बड़ी खुशी से, और बाहर के लोगों के साथ भी रहता है। लेकिन वो जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे या पटना स्टेशन पे उतरता है, उसके नाम के साथ कास्ट जुड़ जाता है, क्योंकि एक घनघोर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंस्पिरेसी है, ब्रॉडर कंस्पिरेसी की। उसको उसकी जात मत भूलने दो, क्योंकि जैसे ही वो जात भूलेगा वो दूसरी चीज़ें मांगने लगेगा। आपको लगता है नेताओं की कंस्पिरेसी है? एक ब्रॉडर पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, बिल्कुल। पलायन इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बना। युवा बाहर जाते हैं, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं। आपके हिसाब से बिहार में अगर नौकरियां लाई जाएं या बनाई जाएं, क्या उसका सोल्यूशन? एक होता है कोई एक प्रैक्टिकल प्रॉमिस कर दो कि सबको मैं नौकरी दूंगा। दूसरा ये कि अगर एक्चुअली जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो क्या तरीका है? देखिए, एक चीज़ आपको उसको समझना होगा कि एम्प्लॉयमेंट और नौकरी दोनों एक नहीं है। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को कमाने के साधन मिलने चाहिए। सरकार इस देश में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी किसी भी सरकार की आज ये हालत नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। और अगर वो सबको नौकरी देती है तो कहीं ना कहीं से उनसे ही कुछ छीन के उनको पैसे नौकरी के नाम पे दे रही है। तो आपको रोजगार के अवसर बनाने पड़ेंगे और उसके लिए एंटरप्राइज डेवलप करना होगा, चाहे वो लार्ज स्केल एंटरप्राइज हो या फिर स्मॉल स्केल और मीडियम एंटरप्राइज हो। उसके लिए आपको रास्ते खोलने पड़ेंगे। लोग, आपने कहा कि ज़मीन देना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको इंडस्ट्री लानी है तो आपको ज़मीन देनी पड़ेगी। अगर आपको इंडस्ट्री लानी है तो आपको लोगों को कर्जे देने पड़ेंगे, बैंक्स को एनकरेज करना पड़ेगा कि यहाँ लेंड करें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपके हिसाब से कौन से वो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहाँ पे बिहार का एक्चुअल पोटेंशियल है जो कि कैपिटलाइज किया जा सकता है और जिस तरह के उद्योग यहाँ लग सकते हैं? देखिए, एक्चुअल पोटेंशियल बिहार, वही बिहारी जब बाहर चला जाता है तो उसको आप बुला लेते हैं यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन जो बिहारी है उसको आप नहीं पूछते हैं। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो आपने भी तो जो किया बिहार के बाहर ही जाके किया ना, यही मैं कह रहा हूँ। तो आप यहीं पे कर लेते अगर पॉसिबल होता तो? क्योंकि नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू हियर। यू हैव टू चेंज द लोकल कंडीशंस, यू हैव टू क्रिएट अ इनेबलिंग फ्रेमवर्क लोकली कि आप इंडस्ट्री ला सके, पैसे आ जाएंगे, लोग भी आ जाएंगे, चाहे वो, और कोई ज़रूरी नहीं है कि बिहार में काम जो कर रहे हो, बिहार में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो वो सिर्फ बिहारी नहीं करेंगे, हर तरह के लोग आएंगे। टैलेंट गोज वेयर अपॉर्चुनिटीज आर, यू हैव टू क्रिएट दोज अपॉर्चुनिटीज हियर। आप एक दौर पे पटना में रिपोर्टर थे टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जी। आपने सोचा कि उसके बाद मुंबई में, फिर एशिया पैसिफिक में या न्यूयॉर्क में
अलग अलग जगहों पे जाके इतने अलग अलग आप काम करेंगे, अलग अलग कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे, कभी आपने सोचा है बिहार वापस आने के बारे में या इस स्टेट के लिए किसी तरीके से गिव बैक करने के लिए? ये कई बार सोचा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मुझे समझ ही भी नहीं आता कि मैं यहाँ कर क्या सकता हूँ। क्योंकि अगर पूरा डिस्कोर्स सिर्फ जात पे चल रहा है और आरक्षण पे चल रहा है तो उसमें तो न मेरी कोई भूमिका है न मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आज आपको मैं एक बात बताऊं, बिहार से जो लोग भी बाहर जाके सफल हुए हैं उन सब के दिल में बिहार के लिए एक पीड़ा है, लेकिन वो सब के सब एक डेस्परेट फील करते, कुछ कर नहीं सकते, माहौल नहीं है ऐसा। और बिहार को अगर बदलना है तो जो लोग बिहार छोड़ के चले गए, मेरे जैसे लोग, हमने तो ईजी रास्ता अपना लिया, हम चले गए। जो लोग यहाँ हैं उनको ही बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे अगर वो उसी सिस्टम में फंसे हुए हैं? तो एक तरीके से चक्रव्यूह है ना, निकले कैसे बाहर इससे? Look, somebody has to start this conversation, and every now and then, that's the opportunity. Every now and then you see an opportunity, whether it is this election or in the previous elections, you see an opportunity for change, because I always believe that a regime change is a huge opportunity for the future. But if that is guided in the right direction, then it can happen. सर ये बताइए कि जब आप देखते हैं, आपको लगता है कि बिहार की इमेज थोड़ी सी खराब, क्योंकि कई बार होता है कि यार देखिए ये बिहार में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, जैसे एम्बुलेंस चल रही है, कुछ फर्जी ही कर रहे होंगे। आप इतने सालों में जब आते रहे, आपके हिसाब से किस किस तरीके से बिहार की इमेज बदली है और किस किस तरीके से नहीं बदली है बिहार की इमेज? देखिए, बिहार की इमेज, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वेदर द रियलिटी इज़ वर्स और द परसेप्शन इज़ वर्स, जहाँ तक बिहार का सवाल है। कई मामलों में बिहार के वारिस के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। जो एक परसेप्शन बना दिया गया है, चाहे वो मीडिया में हो, मेरी फिल्म इंडस्ट्री हो या मीडिया की इंडस्ट्री हो या बाकी आमतौर पे जो परसेप्शन है, बिहारी मीन्स बैकवर्ड। बिहारी डजंट मीन बैकवर्ड. Biharis are successful, one of the most enterprising people. They are very hardworking. They, given the odds that they have to deal with, they still find a way to earn a living and lead a respectable life. Those are all remarkable things. But the state clearly has earned some of the bad name for the things that it has or it hasn't done. Okay. The state is also looking at a generational shift in its politics. What do you see this generational shift looking at? Not in terms of who's winning, who's losing, but in terms of what the new generation of politicians who will probably run Bihar for the next couple of decades, what should they be doing different from the Nitish and Lalu? That is exactly my point. Only two things. First of all, one negative list, one item. Let's not invoke caste in any public discourse or private agenda. And the second thing, fight this election on the basis of caste for all you can. But after you win, go and announce publicly that we shall not have any discussions around caste. And the second thing is, there are 5 things that we will do to develop an environment for investment and industry that will generate employment for people, and call every political party and say, do you sign off on this or not? Young Biharis seem to be obsessed with the idea of landing a government job. Is there a way out of this tangle? Because there simply aren't enough government jobs, because you run coaching institutes as well. Is there a way out of this lure or the desire for a government job? No, there is no lure or no desire. This is the only opportunity they have seen in their state, because there is no industry, there is no private enterprise. So government job is the only way to earn a living. So they want a government job. The same Bihari, when he or she steps out of Bihar, they don't even consider a government job. They go and do their own thing because those opportunities exist. So the problem is not with them desiring a government job, because that's the only thing they can hope for. Everything else is not even on the radar. Lots of young Biharis look at you as an icon of sorts, given what you've achieved. What would Uday Shankar, circa 2025, be telling the Uday who was just prepping as a young reporter here at the Times of India in Patna? Politics has failed you. Take charge of your own destiny and do something. Do what? Leave Bihar, essentially? Or do something in Bihar? Look, first of all, leaving Bihar does not mean you cease to be a Bihari. As you said, that at heart, I'm still a Bihari. People go anywhere. You should be a global citizen in today's world. But politics has failed you. Take charge of your own destiny is the only thing that I will say. Uday Shankar, this has been an absolute pleasure. I haven't seen Uday, even though we've been trying for a very long time to convince him to come and speak on the politics of the state. You've spoken what you can.
you're here for a few days traveling across the state. It's interesting. पहले भी आप रिपोर्टिंग करते थे, अभी अब रिपोर्ट आप लिख नहीं रहे, सिर्फ अपने दिमाग में रिपोर्ट बना रहे हैं. Since you are a better reporter than me, I have stopped reporting. ऐसा कुछ नहीं है. पहले भी बड़े बड़े संपादकों को सवाल बताया करते थे और खौफ हुआ करता था क्योंकि कान में आवाज़ गूंजा करती थी उदय शंकर की. आप आए एक अलग भूमिका में हमारे मंच पर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका उदय शंकर. थैंक यू सो मच.